नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं इसी वीडियो में। पीएमओ को ही नहीं पता है पीएम केयर्स फंड में आया कितना धन, वेबसाइट पर भी नहीं दी है कोई भी जानकारी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल एक तरफ गरीब मजदूरों से किराया वसूल रही है तो दूसरी तरफ दावा करती है कि हम कोई भी किराया नहीं ले रहे हैं। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों से दोगुना किराया लेने का ऐलान किया है। उसके पीछे तर्क है कि जिन वाहन से ये लोग भेजे जाएंगे वे खाली लौटेंगे। इस आर्थिक समझदारी की गुत्थी अभी सुलझी ही नहीं थी कि पीएम केयर फंड की भी पहली उलझती हुई यहां पर दिख रही है। पीएम केयर्स फंड में लोगों ने दिल खोल कर दान दिया है। कंपनियों ने भले ही अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया हो, लेकिन पीएम केयर्स फंड में उन्होंने दान देने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती। आलोचकों का कहना है कि यह पीएम केयर्स फंड अपारदर्शी और पक्षपाती है। पीएम केयर्स फंड में दिए दान को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गिना जा सकता है, जबकि मुख्यमंत्री फंड में समान रियायत नहीं मिलती है। आलोचकों का आरोप है कि इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना ही है। इस कोष का गठन कोविड-19 जैसी किसी भी तरह की महामारी के दौरान उत्पन्न आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। जाहिर है कि ऐसे में इस फंड का इस्तेमाल लॉकडाउन में 1 महीने तक बिना आजीविका के रहने वाले लाखों प्रवासियों को संकट की स्थिति से निकालने में भी होना चाहिए। हालांकि अब तक किसी ने भी यह जानकारी नहीं दी है कि पीएम केयर्स फंड से प्रवासियों पर कितना पैसा खर्च किया गया है या इस कोष से उनका किराया क्यों नहीं लिया जा रहा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ को यह भी नहीं मालूम है कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितनी धनराशि इकट्ठा हुई है अथवा इस फंड से किसी को कोई फंड आवंटित किया गया है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में पूछने पर पीएमओ से जुड़े एक अधिकारी ने फोन पर जवाब दिया है कि हमारे पास इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। यही नहीं, पीएम केयर फंड की वेबसाइट पर भी इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है कि कितना पैसा इकट्ठा किया गया या पैसे का कहां इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पीएमओ को ही नहीं पता है पीएम केयर फंड में आया कितना धन, और लगातार यहां पर पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमीरों की मुट्ठी में कैद है कानून और न्याय व्यवस्था। रिटायरमेंट के दिन विदाई भाषण में बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपनी नौकरी के अंतिम दिन विदाई भाषण में ज्यूडिशरी पर तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल द्वारा आयोजित वर्चुअल फेयरवेल पार्टी में जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि देश का कानून और न्याय तंत्र चंद अमीरों और ताकतवर लोगों की मुट्ठी में कैद है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो अमीर है और शक्तिशाली है वह सलाखों के पीछे है तो वह मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान बार बार उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा जब तक कि किसी दिन वह यह आदेश हासिल नहीं कर लेता है कि उसके मामले का ट्रायल तेजी से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय और दौर में न्यायाधीश इससे अनजान होकर नहीं रह सकते हैं कि उनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि ऐसा गरीब प्रतिवादियों की कीमत पर होता है जिनके मुकदमे में और भी देरी होती जाती है क्योंकि वह धन के अभाव में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा पाते हैं। जस्टिस गुप्ता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर कोई अमीर शख्स जमानत पर है और वह मुकदमे को लटकाना चाहता है तब भी वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले का ट्रायल या पूरी सुनवाई प्रक्रिया तब तक बार बार लटकाएगा जब तक कि विपक्षी पार्टी परेशान न हो जाए। जस्टिस गुप्ता ने जोर देकर कहा कि ऐसी स्थिति में बेंच और बार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के वंचितों और गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करें। वो इस बात पर नजर रखें
कि कहीं गरीबी की वजह से उनके मुकदमे पेंडिंग बॉक्स में ना पड़े रहें। उन्होंने कहा कि यदि वास्तविक न्याय किया जाना है तो न्याय के तराजू को वंचितों के पक्ष में तौलना होगा। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा कि बार को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और अदालतों में मामलों पर बहस करते समय बार के सदस्यों को अपनी राजनीतिक या अन्य संबंधिताओं को छोड़ देना चाहिए और मामले की पैरवी कानून के अनुसार सख्ती से करनी चाहिए। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता ने और कहा है कि अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में हो गई है देश की कानून व्यवस्था और कहा है कि न्यायपालिका को खुद ही अपना ईमान बचाना चाहिए क्योंकि लोगों को ज्युडिशरी में बहुत ही भरोसा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जोरदार हमला भी बोला है यहाँ पर एक तरीके से दीपक गुप्ता ने देश की कानून व्यवस्था को लेकर के। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चीन से आने वाली कंपनियों को सस्ती लेबर मुहैया कराने के खिलाफ खड़ा हुआ आरएसएस से जुड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, चीन एवं अन्य देशों से भारत आने वाली विदेशी कंपनियों को सस्ती लेबर मुहैया कराने की सरकार की कोशिशों को लेकर के आरएसएस से जुड़े एक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने चेताया है। मजदूर संघ ने चीन से आने वाली कंपनियों को लुभाने की कोशिश में जुटी सरकार से कहा है कि उसे चीन की तरह कंपनियों को सस्ती लेबर देने की कोशिश से बचना चाहिए। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साजी नारायणन ने कहा है कि चीन लोकतंत्र न होने के लिए कुख्यात है, वहां मानवाधिकार, श्रम कानून और ट्रेड यूनियनों जैसी कोई भी बात ही नहीं है। सस्ती लेबर मुहैया कराने की दौड़ में चीन जैसी नीतियां लागू करना भारत के लिए लाभकारी नहीं होगा। ये यहाँ पर कहना है आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ का और उसने केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के मोर्चा भी खोल दिया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, नहीं होते हैं इस कहावत का सच जग जाहिर है, पर बीजेपी को इस पर यकीन ही नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार और उसके प्रवक्ताओं के झूठे दावों का सच सामने आने में देर ही नहीं लगती है। कोरोना संकट के दौर में स्थानीय बेरोजगारों और बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के बीजेपी के दावे धोखे साबित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को दोस्तों बताते चले 3 मई 2020 तक बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई है, जबकि मार्च 2020 में यह 8.74% थी। देश में 24.95% मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। फिर रोजगार किसे और कहां मिल रहा है? क्या बीजेपी ने भ्रमित करने का कोई ठेका ले रखा है? सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के श्रमिकों ने ही बताया है कि भिवंडी से गोरखपुर लाने के लिए उनसे 745 रुपए ट्रेन का किराया वसूला गया। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बाहर से मुफ्त वापस लाने का दावा करते नहीं थकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। श्रमिकों के साथ यह धोखा बेहद ही शर्मनाक है। प्रदेश के अन्य जनपदों के श्रमिक भी अपनी टिकटें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेल टिकट नहीं है तो क्या बंधक श्रमिकों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है? देश भर के मजदूरों को लग रहा है कि अब वो बीजेपी सरकार के बंधक बन गए हैं। सपा नेता ने आरोप लगाया है कि श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बीजेपी सरकार में मजदूर बेबस और मजबूर हैं। उनके पास एक जोड़ी कपड़ा और खाने का ठिकाना तक नहीं है, जिनको फ्री ट्रेन सेवा के नाम पर लूटा गया। उन असहाय गरीबों को बेदर्दी से सड़क पर सैनिटाइज करना संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। मजदूर गीले कपड़ों के साथ सफर करने को मजबूर है। सरकार जनता को सताने में अपनी बहादुरी समझती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि कोरोना संकट में मजदूरों को अपने गांव घर में ही सुरक्षा की उम्मीद है। उनको जल्द से जल्द उनके घरों को पहुंचाना चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर असंवेदनशील सरकार इनकी पुकार कब सुनेगी? बीजेपी का झांसा कारोबार ठप करने की ताकत लोकतंत्र में जनता के पास सुरक्षित है, बस इंतजार है तो सही समय का। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। गुजरात से यूपी लाए गए मजदूर, लेकिन आगरा बरेली वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ दिया गया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस की महामारी के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर को घर पहुंचाने के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके प्रवासी मजदूरों को विशेष ट्रेन से उनके राज्य तक पहुंचाने के मामले में सरकार को आड़े हाथ लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मजदूरों को गुजरात से यूपी लाया गया, उनसे पैसे भी वसूले गए। आगरा और बरेली जाने वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ दिया गया। यहाँ पर ये तमाम बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। यहाँ पर दोस्तों आज की यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। इन खबरों पे जो भी आप लोगों की राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।